जी अस्सलाम वालेकुम everyone, this is Dr. Ahmed Hassan and I am making this video to review about the swellings in the skull of neonate. The first thing that we need to consider is caput. Caput succedaneum. Caput का क्या मतलब होता है? Caput बेसिकली एक सॉफ्ट टिश्यू स्वेलिंग है जो कि हेड ऑफ द नियोनेट में होती है. बेसिकली जब आप कैप पहनते हो तो कैप ऑब्वियसली आपके पूरे सर पे आती है, ठीक है. सो कैपट इज अ स्वेलिंग दैट विल क्रॉस द सूचर लाइंस, ठीक है. एक एडिमेटस स्वेलिंग है सॉफ्ट टिश्यू की, ठीक है, और ये होती है ड्यूरिंग एसवीडी, ठीक है, सेकेंडरी टू द प्रेशर ऑफ द यूट्रस और द वेजाइनल वॉल या बर्थ कैनाल व्हेन द बेबी पासेस थ्रू द बर्थ कैनाल, ठीक है. उस टाइम पे जब मोल्डिंग होती है तो अल्टीमेटली एक स्वेलिंग आ जाती है सर के ऊपर जो कि सूचर लाइंस को क्रॉस करती है. उसको हम कैपट सक्सीडेनियम कहते हैं. और कैपट जो है वो बेसिकली 48 to 72 आवर्स में, यानी कि 2 से 3 दिन में टिल फ्यू वीक्स वो रिजॉल्व कर जाती है. कैपट वीक्स में रिजॉल्व करती है और सूचर लाइंस क्रॉस करती है. ये हो गया. दूसरी चीज क्या है? सेफल हेमाटोमा. सेफल हेमाटोमा नाम से ही पता चल रहा है हेमाटोमा ब्लड है, ठीक है. ब्लड की लोकलाइज्ड एक एग्रीगेशन है, ठीक है. दो अगर कोई डिफिकल्ट इंस्ट्रूमेंट या फिर इंस्ट्रूमेंट असिस्टेड डिलीवरी होगी या डिफिकल्ट डिलीवरी होगी, उस दौरान क्या होता है कि आपकी जो पेरियोस्टियम है उससे नीचे हेमरेज होता है जिसको हम सब पेरियोस्टियल हेमरेज कहते हैं. पेरियोस्टियम से नीचे ब्लड एग्रीगेट होता है लोकलाइज्ड जगह पे, ठीक है, और एक फ्लक्चुएंट सिस्ट बन जाती है जो कि सूचर लाइंस क्रॉस नहीं करती. कैपट मैंने कहा था कैप पहनते हैं वो सूचर लाइंस क्रॉस भी कर रही है, पूरी पहनते हैं ना कैप आप. सेफल हेमाटोमा जो है वो एक लोकलाइज्ड है इसलिए वो सूचर लाइन क्रॉस नहीं करेगी, ठीक है. एक ब्लड के एग्रीगेशन है ड्यू टू सब पेरियोस्टियल हेमरेज सेकेंडरी टू डिफिकल्ट और इंस्ट्रूमेंट असिस्टेड डिलीवरी, ठीक है. इनिशियली जो है वो फर्म होती है, आहिस्ता आहिस्ता फ्लक्चुएट हो जाती है और अल्टीमेटली वो जो सेफल हेमाटोमा है एजेस पे कैल्सिफाई हो जाता है, ठीक है. इसके मैनेजमेंट में आप क्या करते हो कि आप सीटी करवाते हो, ठीक है, अगर आप सस्पेक्ट कर रहे हो कि स्कल फ्रैक्चर हो गया है. लेकिन क्योंकि इट इज अ स्वेलिंग ड्यू टू कलेक्शन ऑफ ब्लड, तो ऑब्वियसली वो ब्लड जब ब्लड स्ट्रीम के अंदर जाएगा एक बच्चे की तो वो हेमोलिसिस के बाद जाएगा, ब्लड सेल डिस्ट्रक्शन होगी, ठीक है. तो बच्चा अनीमिक भी हो सकता है और नियोनेट में हाइपर बिलिरुबिनीमिया भी हो सकता है क्योंकि हेमोलिसिस की वजह से बिलिरुबिन बनेगा. बिलिरुबिन जो है बच्चे की कॉन्जुगेशन एबिलिटी इतनी अच्छी नहीं होती और वो हाइपर बिलिरुबिनीमिया उसको हो सकता है, ठीक है. इसीलिए इसकी मैनेजमेंट में एक तो आप सेफल हेमाटोमा में सीटी करवाते हो और दूसरा आप उसके हाइपर बिलिरुबिनीमिया के लिए उसको देखते रहते हो और फोटोथेरेपी करवाते हो, ठीक है. अब कैपट मैंने आपको बताया था फ्यू वीक्स में रिजॉल्व कर जाता है, 72 आवर्स टू फ्यू वीक्स. लेकिन सेफल हीमाटोमा में मैंने इसको ऐसे याद रखा हुआ है, सेफल हीमाटोमा एमआर है तो मंथ्स. सेफल हीमाटोमा मंथ्स लेगा रिजॉल्व होने में, ठीक है. 2 to 3 वीक्स टू मंथ्स, ठीक है, सेफल हीमाटोमा लेगा रिजॉल्व होने में, ठीक है. फिर एक और चीज है बहुत इंपॉर्टेंट जो है सब गेलियल हेमरेज. सब गेलियल हेमरेज. अभी तक हमने कैपट किया, सेफल हेमाटोमा किया, अब हम तीसरी चीज पे आ रहे हैं सब गेलियल हेमरेज. सब गेलियल हेमरेज क्या है? अगर वैक्यूम असिस्टेड डिलीवरी होती है उसकी वजह से जो आपकी जो नियोनेट की एमेजरी वेन्स होती हैं वो रप्चर कर जाती हैं. एमेजरी वेन्स जब रप्चर करती हैं, ठीक है, तो बेसिकली एक पोटेंशियल स्पेस होती है बिटवीन द पेरियोस्टियम एंड द गेलिया एपोन्यूरोटिका या फिर जो एपोन्यूरोसिस होती है आपके क्रेनियम की, समझ लें. वो जो पोटेंशियल स्पेस है उसके बीच में जब ब्लीड होती है, एक्टिव ब्लीड होती है फ्रॉम द एमेजरी वेन्स, उसकी वजह से वहां पे ब्लड जमा होने लग जाता है. अब वो स्पेस इतनी बड़ी है, ठीक है, कि वो हो सकता है कि सिर्फ हेड तक रहे,
हो सकता है कि वो नीचे आ जाए, ऑर्बिट्स में, फेस में और इवन नेक में आ जाए, लेकिन वो भी सूचर लाइंस क्रॉस नहीं कर रही, ठीक है। तो सब गैलियल हेमरेज में इमेजरी वेन्स डैमेज हो रही हैं, एक पोटेंशियल स्पेस पे ब्लीडिंग हो रही है। अब ब्लीडिंग इतनी ज़्यादा हो रही है तो ऑब्वियसली बच्चा जो है वो शॉक में जा सकता है, ठीक है। तो इसीलिए आपने मॉनिटर करना है बच्चे को हाइपोटेंशन के लिए, क्योंकि वो शॉक में जा सकता है, अनीमिया के लिए, क्योंकि ऑब्वियसली ब्लड लॉस है तो आप उसका हीमोग्लोबिन, हेमाटोक्रिट वगैरह चेक करते रहोगे, और बिलिरुबिन इसमें भी देखोगे ऑब्वियसली हेमोलिसिस की वजह से। और सब गैलियल हेमरेज जब होगा तो आपने एक चीज सस्पेक्ट जरूर करनी है कि उसको कहीं हीमोफीलिया तो नहीं है, ठीक है। और सब गैलियल हेमरेज 2 to 3 वीक्स में रिजॉल्व कर दे। कैप पहनते हो, सूची लाइंस क्रॉस करता है। सेफल हेमाटोमा और सब गैलियल हेमरेज सूची लाइंस क्रॉस नहीं करते, ठीक है। सेफल हेमाटोमा में आप बिलिरुबिन भी देखोगे, ठीक है। सब गैलियल हेमरेज में आप शॉक का भी सोचोगे और हीमोफीलिया का भी सोचोगे, ठीक है। फिर फ्रैक्चर्स ऑफ स्कल की तरफ आते हैं। फ्रैक्चर्स अगर लीनियर हैं तो कोई ट्रीटमेंट रिक्वायर्ड नहीं होता, अगर डिप्रेस्ड हैं, ठीक है, तो आप उसको एलिवेट कर दोगे ताकि कोई कॉर्टिकल इंजरी ना हो जाए, ठीक है। और कॉर्टिकल इंजरी को प्रिवेंट करने के लिए ही आप उसको एलिवेट करोगे अगर डिप्रेस्ड फ्रैक्चर है स्कल का। एक और चीज है बड़ी इंपॉर्टेंट कि सब कंजक्टाइवल या रेटिनल हेमरेजेस, जब एक बच्चा थ्रू द बर्थ कैनाल पास कर रहा होता है तो उसका जो इंट्राथोरेसिक प्रेशर है वो बढ़ता है। जब इंट्राथोरेसिक प्रेशर बढ़ता है उसकी वजह से उसकी जो वेसल्स हैं इन द कंजक्टाइवा, ठीक है, उसकी या रेटिना में, ठीक है, उसके अंदर हेमरेज हो जाता है, तो सब कंजक्टाइवल या रेटिनल हेमरेजेस हो जाते हैं। तो इस केस में आपने सिर्फ और सिर्फ पेरेंट्स को काउंसिल करना है और उनको बताना है कि ये 2 से 3 हफ्ते में रिजॉल्व हो जाएगा। दोबारा से, कैपेट 24 to 72 आवर्स टू फ्यू वीक्स में रिजॉल्व होता है। सेफल हिमाटोमा में एमआर है तो वो फ्यू मंथ्स में रिजॉल्व होता है। सब गैलियल हेमरेज जो है वो 2 to 3 वीक्स में रिजॉल्व होता है। इसी तरीके से जो सब कंजक्टाइवल या रेटिनल हेमरेज है वो भी 2 to 3 वीक्स में रिजॉल्व हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। जज़ाकल्लाहुल खैर। अल्लाह हाफिज़।